देखो बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले 2 सालों से 6 मार्क्स में इसी का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है, एक समरी बताता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस की जो कोर ट्रांजैक्शंस है उससे पैसा आना और जाना। बेसिकली जिन गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं उनको बेचकर जो पैसा आ रहा है और खरीद के जो पैसा जा रहा है उसको हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम की है, एक मैंने आपको बताया था मेथड है। ऑपरेटिंग के अंदर कितने मेथड्स होते हैं? 2, वन इज डायरेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट। लेकिन हमें सिलेबस में कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। तो मतलब सेल, कैश सेल्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेजेस, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेड, रेंट, सैलरी, ये सब कुछ कंसिडर नहीं होगा। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? विल यूज द आइटम्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब बेटा इन्वेस्टिंग में क्या क्या आते थे? एक्सपेंसेस और लॉसेस आपके या इनकम्स, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये 3 आपकी इनकम्स आती थी। या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आता था। एक्सपेंसेस या लॉसेस में क्या आता था? एक आता था आपका डेप्रिसिएशन, एक आता था आपका अमोर्टाइजेशन और एक आता था आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। वो वहां पे हमने अकाउंट में छोड़े थे ना सब, वो यहाँ पे जनरल सब इन्वेस्टिंग का थोड़ा, वो तो ऑपरेटिंग का होता है। ठीक है, नहीं वो आइटम इन्वेस्टिंग की है, लेकिन वो आइटम ऑपरेटिंग की है। ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूं, वो डालेंगे किसी में डालेंगे, मैं बताता हूँ। ठीक है, फाइनेंसिंग में कौन कौन से आइटम आती है? डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स का मतलब या डिबेंचर्स के जब एक्स्ट्रा पैसे वापस किए जाए। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मेट है ना, उसके 4 स्टेप्स है। हमने हर स्टेप के 2-2 क्वेश्चन करने हैं, फिर हम उसका कोलैबोरेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसको हम करेंगे नोट में। कहाँ पे करेंगे? वर्किंग नोट में। इसको फॉर्मेट का पार्ट नहीं बनाना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब बेटा ये ध्यान से समझना होता क्या है। इसके अंदर मोटे तौर पे आपकी सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस आएंगी। क्या आएंगी? सारी की सारी एप्रोप्रिएशन। क्या होता है कृष? पहला चैप्टर पहले दिन जब शुरू किया था तब बताया था चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। नहीं जरूरी होता है। तब क्या होता है एप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट के उस पे, किस पे? खाली वारिश जो पार्टनर्स को देते हैं, जैसे एक सैलरी होगी तो कंपनी में नहीं देंगे, सिर्फ पार्टनर्स में देंगे। इसमें देंगे ना जो सचिन, जैसे कंपल्सरी नहीं होता उनको जीना अपने पास रखते हैं बाद में। जो कंपल्सरी नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक है। चार्ज मतलब क्या होता है? जो एप्रोप्रिएट मतलब प्रॉफिट में से जो बटेगा। पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स में बटेगा, कंपनी है तो कंपनी के ऑनर्स में बटेगा। ठीक है, द प्रॉफिट जो मैंने कहा था 10 करोड़ प्रॉफिट है, उसमें से मैंने कितना रिटेन करना है, कितना डिवाइड करना है, उसको क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन। क्या कहते हैं? तो जितनी भी एप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स है यहाँ पे आएंगी। जैसे कि सबसे पहले आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या आएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। आफ्टर टैक्स होगा ये। कौन सा होगा ये? आफ्टर टैक्स। ये कैसे निकलेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कैसे निकलेगा? क्लोजिंग माइनस। आपको स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का ओपनिंग क्लोजिंग माइनस दिया होगा, बैलेंस दिया होगा। लेट्स से ओपनिंग प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस था 4 लाख रुपए। तो 1 लाख माइनस 4 लाख, कितना प्रॉफिट कमाया इस साल में आपने? 3 लाख रुपए। ठीक है, 4 माइनस 1। एप्रोप्रिएशन जॉन सी होती है, उनको हम लिखेंगे सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व। पहली एप्रोप्रिएशन कौन सी होती है? ट्रांसफर टू रिजर्व। अब रिजर्व एप्रोप्रिएशन है इसलिए यहाँ पे आएगा। प्रोविजन एप्रोप्रिएशन नहीं होता। प्रोविजन क्या होता है? चार्ज, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बेटा जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रॉफिट होगा तो टैक्स देना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो टैक्स नहीं देना। कंपल्सरी है कि देना पड़ेगा अगर प्रॉफिट होगा। सो दोस थिंग्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, दोस आर रेफर्ड एज डिविडेंड और सॉरी एप्रोप्रिएशन। और सबसे बड़ी एप्रोप्रिएशन कौन सी है? डिविडेंड की। किसकी एप्रोप्रिएशन है? ठीक है, तो डिविडेंड पेड वाली। कौन सी वाली? डिविडेंड पेड वाली। अब ये तीनों एप्रोप्रिएशन है। हम अपने पी&एल के फॉर्मेट को एक बार याद करते हैं।
मैंने उस दिन में करवाया था। सबसे पहले आती है इनकम्स, हम देखेगा नहीं तो समझ कैसे आएगा। साथ साथ पूछो बेटा, फिर बाद में कहोगे अब समझ नहीं आया हमको। एक होती है इनकम्स, एक होते हैं, मैं इसके डीप में नहीं जा रहा, रेवेन्यू ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एम्प्लॉइज, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, वो सब आता है इसके अंदर। इसमें से इसको माइनस करते हैं, क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। उसमें से क्या माइनस होता है? वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। वर्किंग कैपिटल कहां से आ गया? पीएनएल में, ठीक है ना। हमने ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसको स्टार्टिंग पॉइंट लिया है यहाँ, ठीक है। अब कैश फ्लो में हम कर क्या रहे हैं? हम अक्रूवल प्रॉफिट, ये कौन सा प्रॉफिट है? अक्रूवल बेसिस वाला प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है? इसकी वीडियो को 2 दिन बाद देखना पड़ेगा, जब भी ऑपरेटिंग करोगे इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हमने इस प्रॉफिट को कौन से बेसिस पे निकाला है? लेकिन कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग निकाला है कौन से बेसिस पे निकालना है? कैश बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस क्या होता है? अनुभव सर जैसे कोई सेल होती है तो पैसे हम लिख लेते हैं कि आ जाएंगे, जब वो आते हैं उसको कैश। पैसे आए हैं या नहीं है मैटर नहीं करता, सेल होगी तो रिकॉर्ड हो जाएगी। पर कैश बेसिस क्या कहते हैं? जब पैसा आएगा या जाएगा तभी रिकॉर्ड होगा, उसके अलावा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमने अक्रूवल से इसमें कन्वर्ट करना है कैश बेसिस। अब मुझे बताओ, रिजर्व के पैसे आप कहीं दे के आते हो तो ये कैश है कि नॉन कैश है? तो हमने इसको रिजर्व को यहाँ पे माइनस किया होगा, रिजर्व माइनस होगा ना एप्रोप्रिएशंस में, तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। क्या करेंगे? टैक्स आपने यहाँ माइनस किया है, टैक्स के पैसे क्या दे दिए कि देने अभी? जितना एक्चुअल पे करोगे वो माइनस होना चाहिए, या जितना प्रोविजन पे करोगे उतना माइनस होना चाहिए। तो इससे प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ प्लस होगा, और जो एक्चुअल टैक्स की पेमेंट होती है, किसकी पेमेंट होती है? एक्चुअल टैक्स की, तो सबसे लास्ट में टैक्स पेड माइनस होगा। ऑपरेटिंग के ही फॉर्मेट में प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट भी बनेगा, जो टैक्स पेड है यहाँ माइनस होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे प्लस होगा। डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। कैसे ऑपरेटिंग बेटा? डिविडेंड देना तेरा रोज का काम है। डिविडेंड कब दिया जाएगा? जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड किसको देते हैं? शेयर होल्डर। कौन सी एक्टिविटी होती है? तो उनका डिविडेंड भी कौन सी एक्टिविटी होगी? तो डिविडेंड एक्चुअल जो पेमेंट हुई वो जा रही थी, इसे कैश आउटफ्लो था, वो हमने फाइनेंसिंग में माइनस किया, बट हमने अपने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, तो वो क्या बन गई होगी हमारी? एप्रोप्रिएशन। तो इसका मतलब एप्रोप्रिएशन को यहाँ पे हमने ऐड बैक करना है। क्या करना है? यहाँ पे ऐड बैक करना है। तो पहला वर्किंग नोट इस चीज का बनेगा, ठीक है। टैक्स पेड यहाँ लास्ट में माइनस होगा। हाँ जी, इसके अंदर फिर होती है एडजस्टमेंट। हाँ जी, फॉर्मेट निकाल लो, मैंने बोला आपको, मैंने उस दिन बेटा आधा घंटा लगा के समझाया था। एडजस्टमेंट दोबारा लगा रहा हूँ कि सुबह सुबह आपको याद नहीं आया तो फायदा नहीं होगा। क्या था इसका फॉर्मेट? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन सी है? एक्सपेंसेस में से वो पोर्शन, वो खर्चे जो इन्वेस्टिंग के या फाइनेंसिंग के थे। अभी मैंने डिस्कस किए थे। इन्वेस्टिंग के खर्चे कौन से होते हैं आयुष? वो इन्वेस्टिंग है, वेरी गुड। हाँ जी, स्वयं इन्वेस्टिंग के खर्चे कौन से होते हैं? क्लास में भी ध्यान से सुन ले, अभी बताया 5 मिनट पहले। बोल बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से खर्चे आते हैं? डिबेंचर, वेरी गुड। शेयर कैपिटल उसने डाल दिया, डिबेंचर तूने डाल दिया। हाँ जी, गुरुजीस राशि कौन से होते हैं? डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई टैक्स आ जाएगा कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इनकम कौन सी होती है इन्वेस्टिंग की? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। अब नॉर्मली इन एक्सपेंसेस को हमने पहले क्या किया होगा पीएनएल अकाउंट में? माइनस, और इनकम को क्या किया होगा? अब हम एक्रूवल से कैश पे जा रहे हैं तो इनको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? तो एक्सपेंसेस सारे के सारे क्या होंगे? ऐड होंगे, और इनकम्स क्या होंगी? माइनस। सेम गोज विद द फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में जो इंटरेस्ट पे करते हैं हम, क्या पे करते हैं?
वो चार्ज है वो यहाँ पे ऐड बैक होगा, जो डिविडेंड पे करते हैं वो यहाँ ऐड बैक। रेंट पेड वो कौन सी एक्टिविटी है? मैंने एक्टिविटी पूछा, ऑपरेटिंग इंडस्ट्री में पहले वो बोलो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस मेथड का पार्ट बनी? डायरेक्ट मेथड का। रेंट पेड आना ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं? इनडायरेक्ट। रेंट रिसीव्ड कौन सी जगह पे आना है? इन्वेस्टिंग में। ये अभी जंबल करेगा, तो इसीलिए इसको मैं मिक्स करके करवा रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी है। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है। तो इसके बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उसको हम क्या कहते हैं? बेटा निकाल लो, फॉर्मेट बताओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पिछले साल केस स्टडी आई थी, उसमें क्वेश्चन में आंसर ये पूछा गया था कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉलोइंग। एक पूछा गया था कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑर्डिनरी, एक पूछा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक पूछा था इन्वेस्टिंग, एक पूछा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उन्होंने ऐसे पार्ट्स बना दिए थे, तो पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट बना के जो जो पार्ट्स निकालने आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल, हाँ जी, यूज क्या होता है? रेशो किया ना तूने, और किया था तो कर दे इसका। करंट एसेट माइनस ये हो गया फॉर्मूला। पर वैसे वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हमारी आरएस क्या होता है बेटा? डे टू डे खर्चों के लिए जो से पैसे चाहिए होते हैं। डे टू डे हमारी जो रिटर्न आउट है, रिटर्न है, जो हम स्टॉक्स बेचते हैं, क्रेडिट पे बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, सैलरी देते हैं, डे टू डे ऑपरेटिंग साइकिल के लिए जो खर्चा होता है उसके लिए जो पैसा लगता है उसको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। इसमें आता क्या क्या? वही करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट अगर आपके कम हुए, एग्जांपल इन्वेंट्री है आपके पास, साल के शुरू में 50,000 की, साल के एंड में 30,000 रहेगी, तो कम हुई कि ज्यादा हुई? कम कैसे हुई होगी? बेची होगी तो पैसे आए होंगे कि नहीं गए होंगे? तो इसका मतलब इन्वेंट्री कम होने से कैश इनफ्लो हुआ होगा क्या आउटफ्लो हुआ होगा? तो इस पे हम जब भी कैश डिक्रीज होगा उसको क्या करेंगे? प्लस। करंट एसेट इंक्रीज हुआ, इन्वेंट्री बढ़ गई, 50,000 से 80,000 होगी, कैसे हुई होगी? चाहे क्रेडिट पे की हो चाहे कैश पे की हो, सूनर लेटर पैसे तो देने ही है ना। तो उसके परचेजेस के साथ क्या क्रिएट होगा आपका कैश का? आउटफ्लो। क्या क्रिएट होगा? तो करंट एसेट जब डिक्रीज होगा तो क्या करना है? प्लस। करंट एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करना है? माइनस। मैंने आपको बोला था फॉर्मेट याद नहीं करना है, लॉजिक याद करना है। करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट लायबिलिटी कम हुई, लेट्स से क्रेडिटर्स से 1 लाख के, आपके क्रेडिटर्स 90,000 के रह गए, तो कितने से कम हुए? कैसे कम हुए? पेमेंट दी होगी तो कम हुए होंगे, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी कम होने में माइनस और इंक्रीज होने पे मैंने कहा करंट लायबिलिटी का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसका नेगेटिव होता है, मतलब इसका उल्टा ट्रीटमेंट होगा, इसका सेम थिंग। फॉर्मेट आ गया ध्यान में। एक चीज मैंने फॉर्मेट में उस दिन भी छोड़ी थी, आज मैं बताता हूँ, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कौन सी आइटम? इसकी भी ना फर्दर क्लासिफिकेशन होती है एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम। एक हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक कहते हैं हम, कौन सी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताओ? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है प्रॉफिट। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि सर गेन ऑन सेल ऑफ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वो एक की बात होगी। लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। एसेट तो हमारे पास है, कभी ना कभी तो बिकेगा, कभी ना कभी तो प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। जो भी हमारे कंट्रोल में फैक्टर्स नहीं है, जो हमें अननोन है, लॉसेस ड्यू टू क्लैमिटीज या कंटीजेंसीज नॉट नोन टू द बिजनेस, पॉलिटिकल पॉलिसी चेंज, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज, मैन-मेड कॉजेज, नेचुरल कॉजेज, इसका भी डीप डाउन वर्जन आता है। आप सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डालो। फैक्ट्री में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, अब होता है कई फैक्ट्रीज ऐसे हुए हैं कि वर्कर की स्ट्राइक होने के कारण बंद होगी। मारुति का एक प्लांट होता था मानेसर में, हैव यू हर्ड ऑफ दैट? मारुति का एक मानेसर कहाँ पे? हरियाणा में। वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट इन द एशिया होता था उस टाइम पे, गाड़ियाँ बनती थी। तो उनकी फैक्ट्री की मैनेजर की और यूनियन की लड़ाई होगी, वो 1.5 साल लड़ाई चलती रही।
इतनी ब्रूटल लड़ाई होगी कि उन्होंने जिंदा जला दिया मैनेजर को। दिस इज अ रियल स्टोरी। तो उनकी फिर फैक्ट्री वहाँ से बंद हुई थी और दैट टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो फैक्ट्री लेके गुजरात। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण खराबी हो पाई, हरियाणा गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मैनेज दैट। ठीक है ना, वहाँ लीडरशिप का रोल भी आता है। तो एक कंपनी में एक भी रीजन बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब नेचुरल कॉजेज है। क्या है? ठीक है ना। जिनको हम मैनेज कर सकते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिनको हम मैनेज और कंट्रोल नहीं कर सकते वो एक्सेप्शनल है। ठीक है। अब इनका एक लॉजिक समझ लेना ध्यान से। जैसे टैक्स पेड का क्या लॉजिक है? पैसे जाएंगे, अगर रिफंड होगा तो टैक्स पेड माइनस रिफंड आ जाएगा इसमें, तो इसको हम लिखेंगे नेट टैक्स पेड। क्या लिखेंगे इसको? पैसे जा रहे हैं ना तो माइनस हुए, इसका जो हमने प्रॉफिट में से पैसा निकाला था वो यहाँ पे प्लस होगा। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का फायदा भी हो सकता है। कैसे? आपके गोदाम में स्टॉक पड़ा था, आग लगी तो स्टॉक जल गया, उसके पैसे मिले, तो पैसे आए कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट या लॉस बाय फायर। तो पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? तो आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को जज करना है कि उससे पैसे आ रहे हैं कि उससे पैसे जो आ रहे जा रहे एक्चुअल फ्लो है वो नीचे कर देना है। अगर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के पैसे आ रहे होंगे तो उसको क्या कर दोगे? प्लस। अगर जा रहे होंगे तो क्या कर दोगे? माइनस। जो यहाँ पे किया इसका मतलब अपने पीएल में भी कर चुके थे और उसको यहाँ पे क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। यानी कि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। वाई सो? क्योंकि वो बिजनेस क्या कोर ऑपरेशन का पार्ट नहीं था, हमारी चार्ज और एप्रोप्रिएशंस का पार्ट नहीं था। वो वंस इन अ वाइल चीज है, वो अदर्स वाली आइटम है। कौन सी वाली आइटम है? अदर्स वाली। वो हमारे इस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है, इस प्रॉफिट में से सेपरेट करते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स यहाँ पे भी प्लस माइनस हो। ठीक है। जो पैसे रिसीव्ड हुए थे वो यहाँ पे क्या हुए? प्लस। जो पे हुए थे वो क्या हुए? माइनस। लेकिन पेड वाले यहाँ पे क्या होंगे? प्लस, और रिसीव्ड वाले यहाँ क्या होंगे? माइनस। ठीक होगी बात? मैंने एक फॉर्मेट का दोबारा से ओवरव्यू दे दिया। चलो अब क्वेश्चन निकालो इसके, कहां से कहां तक है। 1 to 4 हमने कर लिए थे, याद है कि भूल गया है?